नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 20 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ ISO/TS 9002 2016 वर्जन के बारे में और कैसे इसका लिंकेज है 9001 से, ये मैं बात करने वाला हूँ। देन होता क्या है ISO/TS 9002, किस तरीके से रेलेवेंट है, क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट दे रखी हैं और किस तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिससे कि हम 9001 2015 को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको आज की वीडियो में। जनरली जब हम घर में बात करते हैं कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अर्निंग होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अर्निंग नहीं होते हैं। जो अर्निंग मेंबर होते हैं अक्सर उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत वैल्यू दी जाती है, और जो नॉन अर्निंग मेंबर होते हैं अक्सर उनको माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली में उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में। और अक्सर ये तब पता लगता है कि जब हमारे आसपास नहीं होते हैं। कुछ इसी तरह से ISO/TS 9002 वर्जन भी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार ISO/TS 9002 के बारे में सुन रहे होंगे, या किसी ने सुना भी होगा तो कभी पढ़ा नहीं होगा। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो एक्चुअली में 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं और हमें समझ में आता है कि वहाँ जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि इस स्टैंडर्ड में जो बातें लिखी हैं ऐसा नहीं है कि उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है या वो किसी भी तरह से 9001 की रिक्वायरमेंट को कम या ज़्यादा कर रहा है। वो सिर्फ एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है समझाने के लिए कि किस तरीके से ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को हम समझ सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसका अंदाज़ा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जो 9001 का स्टैंडर्ड है वो करीब 28 पेज का है, और जो ISO/TS 9002 स्टैंडर्ड है ये ऑलमोस्ट 58 या 59 पेज का है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिटेल में एक एक क्लॉज के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है 9001 की, उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको जिससे समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है 9002 को पढ़ना और समझना, और किस तरीके से उससे हमारी लाइफ आसान हो सकती है ISO 9001 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लॉज नंबर 4.1 से, जो कि बात करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड बहुत थोड़ी सी बात करता है विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है 9001 में और उसको कैसे समझें, कैसे अंडरस्टैंड करें। बट जैसे ही आप ISO/TS 9002 2016 वर्जन पढ़ते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे बात की गई है कि ये जो इश्यूज हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को पता चलना चाहिए कि इश्यूज कब चेंज हो रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इन इश्यूज़ के, उनके बारे में चर्चा की गई है। मीटिंग्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्रेस है, रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनसे पता लग सकती है। दैन एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, मार्केट। इंटरनल इश्यूज़ कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, ह्यूमन एस्पेक्ट, और बहुत कुछ हो सकता है। देन क्लॉज नंबर 4.2 बात करता है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। अगेन अगर आप 9001 स्टैंडर्ड देखेंगे बहुत थोड़ा सा वहाँ पे कुछ बताया गया, बट जैसे ही आप ISO/TS 9002 को देखते हैं वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो फॉर एग्जांपल वहाँ इस बारे में बात की गई है कि हमें सिर्फ अपने ही कस्टमर तक नहीं देखना बट बियॉन्ड भी जाना है, और ये बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़ को हमें पहले अंडरस्टैंड करना है। और ये जो इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी जो भी हो सकती हैं वो कस्टमर भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी एंड यूज़र भी हो सकता है, बैंकर, नेबर, आसपास की कम्युनिटी के लोग, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, लीगल बॉडी भी हो सकती हैं। फिर कैसे पता लगाया जाए नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, उसके कई सारे तरीके हैं। कैसे हम अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, वहाँ से जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, सप्लायर से रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, सर्वेज हैं उनसे हमें पता लगता है। दैन इसके अलावा कौन कौन सी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है इसके अंदर। देन क्लॉज नंबर 6.1 जो बात करता है रिस्क एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। वैसे तो एक सेपरेट स्टैंडर्ड है ISO 31000 जहाँ बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है रिस्क एनालिसिस के बारे में, बट ISO 9000 उतनी डिटेल में बात नहीं करता। बट अगर हम ISO/TS 9002 को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वहाँ से क्लियर होती हैं। से फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात तो वहाँ से पता लगता है कि क्या पर्पस है इसका, क्यों हमें इसको करना है। देन वहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं रिस्क के क्या क्या हैं, कि किस तरह से पता लगेगा कि रिस्क किसको कहेंगे, रिस्क किसको नहीं कहेंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी का क्या एग्जांपल हो सकते हैं।
देन क्या तरीका है रिस्क और अपॉर्चुनिटी को पता लगाने का, तो वहाँ वो बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। देन पेस्टल एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। एफएमई एक और टेक्निक है। HACCP है जो फूड सेक्टर में इस्तेमाल होता है। देन बहुत सिंपल टेक्निक भी हो सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या उन सब तरीकों को हम यूज़ कर सकते हैं। देन कैसे एड्रेस करना है रिस्क को, हम उसको भूल जाएं, उसको हम एलिमिनेट कर दें, हम रिस्क ले सकते हैं, रिस्क को शेयर कर सकते हैं, या मान सकते हैं कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। देन क्लॉज नंबर 7.4 जो कम्युनिकेशन की बात करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज है, एक नया क्लॉज है 9001 के अंदर। वहाँ कुछ बातें हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। बट जब हम 9002 की बात करते हैं तो वहाँ बहुत विस्तार में इन सब बातों के बारे में बात की गई है। सो फॉर एग्जाम्पल वहाँ बात की गई है कि आपको पता कैसे चलेगा, कि आपको पहले पता लगाना है कि हमारी रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज़ कौन सी है जिससे हमें कम्युनिकेट करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, अगर हमें कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उन सब बातों के बारे में बात की गई। देन एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज है, क्लॉज नंबर 8.5.3 जो कस्टमर प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। अगेन बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखेंगी 9001 में, तो अगर उसको समझना है, क्योंकि इन जनरल सभी कंपनीज में उसका एक्सक्लूजन ले लिया जाता है कि वो एप्लीकेबल ही नहीं है। बट रियल सेंस में अगर हम 9002 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में एप्लीकेबल होता है। तो जब हम 9002 पढ़ते हैं तो वहाँ हमें समझ में आता है कि वो बात कर रहा है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पर्सनल डाटा क्या होता है, और जो कस्टमर प्रॉपर्टी है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जहाँ पे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, ड्राइंग्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फिनिश गुड के बारे में, और किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर प्रॉपर्टी को, में भी पासवर्ड के तरीके से किसी लोकेशन में, या कोई और तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम ड्राइंग सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है एक सर्टेन टाइम के बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा। देन एक बहुत और इंटरेस्टिंग क्लॉज है 8.7.1 जो बात करता है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छी बातें हैं जो 9001 स्टैंडर्ड में दी गई हैं, बट अगर हम ISO TS 9002 2016 को देखते हैं तो वहाँ और डिटेल में इस बारे में जानकारी दी गई है। से फॉर एग्जांपल वहाँ वो बात करता है किस तरीके से हमें एक्शंस लेने हैं, किस किस तरह से हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को डील कर सकते हैं सेग्रीगेशन से, कैसे कस्टमर को कम्युनिकेट करना है, अगर डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, अगर वो नॉन कन्फॉर्मेंस मटेरियल को डिस्पैच करने के बाद मिलता है तो उसको कैसे डील करना, और उसके अगेन बहुत सारे एग्जांपल हैं जो उसमें स्पेसिफाई की गए। देन क्लॉज नंबर 9.1.2 बात करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। अगर हम 9001 देखते हैं तो कुछ बातें स्पेसिफाई की गई हैं कि कैसे हम कस्टमर की परसेप्शन को जान सकते हैं, और उसके कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। बट जब हम ISO TS 9002 की बात करते हैं तो वहाँ और विस्तार में इस बारे में बात की गई है। वहाँ वो बात करता है कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिटरमिन करेंगे क्या डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, और क्यों वो इनपुट होना चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू का, जिससे कि उससे हम जानकारी ले सकें। देन लास्ट 9.2 जो इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है। बहुत सारी बातें हैं जो 9001 में दी गई हैं, बट कुछ एडिशनल एग्जांपल्स और सैंपल्स भी दिए गए हैं ISO TS के अंदर। वहाँ वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इम्पार्शियल व्यू के बारे में, किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस को लिख सकते हैं, मल्टी साइट अगर ऑडिट है तो वहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा ऑडिट करने का। उन सब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटी हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करना, सारे प्रोसेस को अलग अलग लोग नहीं करेंगे, उसको कैसे डील कर सकते हैं, और ऑडिट रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन सबको मिला के हम बोलते हैं ये कंप्लीट ऑडिट रिजल्ट है। तो अगर मैं समरी करूँ, प्राइमरीली ISO TS 9002 2016 वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ISO 9001 2015 को समझने के लिए। वो एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, वो किसी भी तरह से 9001 की रिक्वायरमेंट को ना कम करता ना ज़्यादा करता है, बट उसको समझने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए 9002 वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। और हर क्लॉज में कुछ ना कुछ ऐसा हमें मिलेगा 9002 को पढ़ने का जिससे कि हम बहुत आसानी से 9001 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, वहाँ मैं बात करूँगा ISO 9004 2015 के बारे में कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है, और क्यों हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए।
इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।